हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फिनिटी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 11 साइंस में, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, और इसके अलावे एक और टॉपिक पढ़ना है जो कि है पावर। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको समय पे मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्क क्या है। तो वर्क, हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे वर्क को करते हैं, जैसे कि ईटिंग, रनिंग, प्लेइंग, स्टडिंग, ठीक है। तो उसमें से हम लोग कैटेगराइज करते हैं इन जनरल लाइफ। तो देयर आर मेनी वर्क्स जिसको हम लोग जनरल लाइफ में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सिटिंग इन ऑफिस, प्लेइंग फुटबॉल, सिटिंग एंड स्टडिंग, कैरिंग लोड्स, पिकिंग एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है। तो हमारे डेली लाइफ में वर्क का मतलब कि एनी एक्टिविटी विच वी आर परफॉर्मिंग इन आवर डेली लाइफ, मतलब हम अपने रोज़ाना ज़िंदगी में जो भी काम को करते हैं हम लोग उसको वर्क कह सकते हैं। अब बात करते हैं वर्क का डिफिनेशन साइंस में, कि साइंस में वर्क का डिफिनेशन क्या होता है। तो जिस तरह से हमारे डेली लाइफ में जो भी वर्क थे, साइंस में वर्क का डिफिनेशन उससे बिल्कुल अलग होता है। तो उसमें कुछ क्राइटेरियाज यूज होते हैं जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि काम हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है दो क्राइटेरिया। फर्स्ट, कि हम लोग किस चीज़ पे ताकत लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, और दूसरा क्राइटेरिया होता है कि ताकत लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह तक मूव किया कि नहीं किया। जैसे कि समझते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, सिटिंग इन ऑफिस। कोई आदमी अपने ऑफिस में बैठ कर कुछ काम को कर रहा है, तो हो सकता है वो काम करने में ताकत लगा रहा हो लेकिन वो अपने जगह से हिला नहीं, मतलब जिस कुर्सी पे वो बैठा है उसी कुर्सी पे वो बैठ करके काम को कर रहा है, मतलब कि उस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि वर्क नहीं हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, प्लेइंग फुटबॉल। इस सिचुएशन में जो भी प्लेयर फुटबॉल खेल रहा होगा वो क्या करेगा, तो फुटबॉल को ज़ोर से किक करेगा, मतलब कि फुटबॉल पे फोर्स लगाएगा, और उस फुटबॉल पे फोर्स लगने के बाद, फुटबॉल या ताकत लगने के बाद वो फुटबॉल एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर जाएगा, मतलब कि वहाँ पे फोर्स भी था और डिस्प्लेसमेंट भी था, मतलब कि उस फुटबॉल पे ताकत लगाया गया और उस ताकत के चलते फुटबॉल एक जगह से दूसरे जगह तक चला गया। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वर्क हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे इस साइंस में क्या होता है, तो वर्क का डिफिनेशन होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग ताकत को लगा रहे हैं और उसके चलते जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कि वर्क हुआ। इसके बारे में हम लोग और अच्छे से समझेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग इसको जनरलाइज करके समझते हैं अब। तो यहाँ पे वर्क का एग्जाम्पल साइंस में एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि था प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड एग्जाम्पल समझते हैं, सिटिंग एंड स्टडिंग, बैठ करके पढ़ना। मान लेते हैं कोई एक स्टूडेंट है, वो बैठ गया है, काफ़ी मेहनत कर रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, लेकिन वो बैठा हुआ है, हो सकता है वो कुछ ताकत लगा रहा होगा, लेकिन क्योंकि वो एक जगह पर बैठा हुआ है इसलिए उस स्टूडेंट का या उस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो, क्योंकि वो मूव नहीं किया। और अगर वो मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब हुआ कि साइंस में वो वर्क नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैरिंग लोड। अब इस सिचुएशन में समझते हैं, कोई आदमी अपने सिर के ऊपर कोई भारी वजन लिया हुआ है और वो एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है। इस सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह तक मूव किया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा था वो आदमी के चलते नहीं था बल्कि वो किसके चलते था, तो वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा था, मतलब कि अर्थ उसके सिर पर जो भी ऑब्जेक्ट है, जो उसके हाथ में जो भी ऑब्जेक्ट लटका हुआ है उसको वो अर्थ अपनी तरफ खींच रही थी। तो फोर्स लगा अर्थ के चलते, डिस्प्लेसमेंट हुआ उस पर्सन के चलते। तो इस केस में भी यहाँ पे वर्क डन होगा जीरो, मतलब कि यहाँ पे साइंस के हिसाब से कुछ भी काम नहीं हुआ। और एक फिफ्थ एग्जांपल समझते हैं, पिकिंग एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी सामान को नीचे से ऊपर उठाना। इस सिचुएशन में क्या होगा, तो हम लोगों ने उस ऑब्जेक्ट पे ताकत लगाया और उस चीज़ को नीचे से ऊपर उठा लिया। तो हमने ताकत लगाया और वो चीज़ ऊपर उठ गया, मतलब कि ताकत लगा किस पे, तो उसी ऑब्जेक्ट पे, और वो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या किए, तो उठा लिए। तो फोर्स भी हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे काम होगा।
एक और जनरल एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि हमने किसी आदमी को बोला कि एक बड़ा सा पत्थर है, इसको धक्का दे करके एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा देना है। वो आदमी बेचारा दिन भर मेहनत करने लगा, लेकिन शाम हुआ लेकिन वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। जो आदमी आएगा जो कि उसको उस काम के लिए पैसे दे रहा था, वो बोलेगा कि हम तुमको पैसा दे रहे थे लेकिन तुम तो ये पत्थर को यहाँ से वहाँ तक नहीं हटाया, मतलब कि तुम ये काम नहीं किया। तो ठीक उसी तरह से साइंस में भी वर्क का डिफिनेशन वही होता है कि अगर तुम ताकत लगा रहे हो और वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर रहा है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि वर्क हुआ, अदरवाइज वर्क नहीं हुआ। जैसे कि वो पत्थर वाले सिचुएशन में वो बेचारा दिन भर ताकत लगाया, मेहनत किया, लेकिन वो पत्थर एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं किया, मतलब कि वर्क नहीं हुआ। अब हम लोग इस एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। अब बात करते हैं वर्क की। तो वर्क क्या है, तो पहले हम लोग वर्क का दो क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। तो वर्क मीन्स अ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब वर्क को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग समझते हैं कि किस सिचुएशन में वर्क होगा, किस सिचुएशन में वर्क नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट सिचुएशन है कि अ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए, मतलब उस पर बल लगना चाहिए। अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तभी वहाँ पे वर्क हो सकता है। और सेकंड सिचुएशन क्या है, देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग ताकत लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट फोर्स लगने के चलते उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब कि वो अपने जगह से किसी दूसरे जगह पे चले जाना चाहिए, मतलब कि उसका जो पोजीशन था वो चेंज होगा। और किसके चलते, तो अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके चलते, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके फार्मूले की, तो इसका फार्मूला होता है मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर हम लोग वर्क डन को या वर्क को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो इसको हम लोग इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वर्क क्या है, तो वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है। मतलब कि वर्क क्या होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम लोग इसका सिंबल लिखें तो W इक्वल टू FS, W फॉर वर्क डन, F स्टैंड फॉर फोर्स एंड S डिनोट्स डिस्प्लेसमेंट। अब अगर बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड यूनिट की, मतलब SI यूनिट की, तो हम लोग इसका SI यूनिट को डिराइव करते हैं। तो फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट होता है मीटर। अब अगर हम लोग इसका SI यूनिट को निकालते हैं तो ये हो गया न्यूटन मीटर, और इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको लिख देते हैं J। और ये J क्या होता है, तो J स्टैंड फॉर जूल। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्क का SI यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, या फिर वर्क का ऐसा एक दूसरा SI यूनिट होता है जिसको हम लोग लिखते हैं जूल। ज़्यादातर हम लोग वर्क का SI यूनिट को जूल से ही डिनोट करते हैं, जो कि कॉमनली यूज किया जाता है हर एक क्वेश्चन में या कहीं पे भी किसी भी अदर यूनिट में। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन, मतलब कि अगर हम लोग किसी भी काम को करते हैं तो वो कितने टाइप का हो सकता है, कितने प्रकार का हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्क डन का जो फार्मूला था F इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका हम लोग एक एडवांस्ड वर्जन पढ़ेंगे जिसका होता है W इक्वल टू FS कॉस थीटा। जहाँ पे कॉस थीटा क्या है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, मीन्स जिस तरफ ताकत लगा रहे हैं और जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब दोनों में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो कॉस थीटा क्या शो करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल वो होता है थीटा, और हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कॉस थीटा को। अब हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केस 1, फर्स्ट केस की। इसमें आप देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो होगा 0 डिग्री, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के डायरेक्शन के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, मतलब वहाँ एंगल का वैल्यू 0 डिग्री हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं W इक्वल टू FS और कॉस थीटा की जगह लिख दिया हम लोग 0 डिग्री। तो यहाँ हो गया FS और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1।
इसका वैल्यू अगर आप लोग क्लास 10th में जाएंगे तो आप लोग इसको बेटर समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लेना है। तो हम लोग इसको अभी याद कर लेंगे कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इंटू यहाँ पे हम लोग लिख दिए 1। तो यहाँ पे W मतलब कि वर्क डन, इसका वैल्यू क्या मिल गया हमको, Fs। सॉरी, मैं यहाँ पे छोटा s लिख देता हूँ। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो इस केस में फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दूसरे तरफ, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है थीटा है वो है 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन में W इक्वल टू F इंटू एस कॉस 90 डिग्री। यहाँ पे F इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 0, तो अगर हम लोग किसी भी जगह पे 0 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 0 सारे मल्टीप्लिकेशन को 0 कर देता है, मतलब कि W विल बी इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा, वर्क क्या हो गया, 0 हो गया। अब समझते हैं केस 3, थर्ड सिचुएशन में क्या है। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है किधर, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जस्ट उसके उल्टी डायरेक्शन में, नेगेटिव साइड में, या पॉजिटिव नेगेटिव किधर भी हम लोग ले सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हो गया 180 डिग्री। अब अगर हम लोग इसको यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला निकालते हैं तो वो होगा W इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे कॉस 180 का वैल्यू को लिख देंगे, तो हो गया F इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए -1। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा -Fs। अब हम लोग इसको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ हो रहा है तो वर्क होगा पॉजिटिव। मान लेते हैं जैसे हम लोग किसी चीज़ को रस्सी से खींच रहे हैं और वो हमारी तरफ आ जाता है, मतलब यहाँ पे जो काम हुआ वो पॉजिटिव हुआ, मतलब कि काम सही हुआ। केस नंबर 2, जैसे सपोज हम लोग सिर पर किसी भी चीज़ को ले करके कहीं जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उस सिर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होगा उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अर्थ के चलते, मतलब कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा नीचे की तरफ। लेकिन वो ऑब्जेक्ट को हम लोग लेकर के किधर जा रहे हैं, आगे की तरफ, मतलब कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट पे कोई भी काम नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में वर्क डन विल बी 0। अब बात करते हैं थर्ड सिचुएशन की। यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस तरफ। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग किसी गाय को रस्सी से खींच रहे हैं, लेकिन वो गाय हमसे ज़्यादा ताकतवर है, तो वो क्या करेगी, उल्टा हमको भी खींच करके अपनी तरफ लेके चली जाती है। मतलब कि हम लोग ताकत लगाए इस तरफ, लेकिन वो गाय अपने साथ साथ हमें भी खींच करके ले गई उस तरफ। तो उस सिचुएशन में फोर्स लगा था इधर, डिस्प्लेसमेंट हो गया उस तरफ, मतलब कि दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू आएगा, सॉरी वर्क का वैल्यू आएगा नेगेटिव, मतलब कि माइनस के साथ। मतलब कि जो भी हम काम कर रहे थे वो उसका जो असर हुआ वो नेगेटिव हो गया, मतलब कि यहाँ पे जो काम हुआ वो माइनस में हुआ, उल्टा हुआ। अब हम लोग समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या दिया है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी वस्तु पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया गया और वो ऑब्जेक्ट मूव किया 20 मीटर, तो हम लोग को फाइंड करना है वर्क, कि कितना वर्क उस पर हुआ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्स कितना दिया है, 10 न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट ये दिया है 20 मीटर। अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे वर्क का फॉर्मूला, W इक्वल टू F इंटू एस, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर। इसको जब मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आएगा 20 10 या 200 न्यूटन मीटर, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 200
जूल। तो हमारा आंसर हो गया 200 जूल। अब बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। क्या? कैलकुलेट द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 500 न्यूटन का फोर्स लगाया गया तो वो 1 किलोमीटर तक आगे चला गया। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हम लोग सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। फोर्स इज इक्वल टू 500 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। हमको पहले किलोमीटर को कन्वर्ट करना होगा क्या में? हाँ, मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर। तो 1 किलोमीटर को हम लोगों ने कन्वर्ट किया मीटर में, तो हम लोग को मिल गया 1000 मीटर। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क, कितना वर्क हुआ। सो W इक्वल टू F इंटू S। सो वर्क डन विल बी 500 न्यूटन इंटू 1000 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 और 3 5 0, मतलब 5 लाख न्यूटन मीटर। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5 लाख जूल। अब इस जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग पहले समझ लेते हैं। 1000 जूल विल बी इक्वल टू 1 किलो जूल। जैसे किलोमीटर और मीटर का रिलेशन था, मीन्स 1000 मीटर विल बी इक्वल टू 1 किलोमीटर, उसी तरह से 1000 जूल विल बी इक्वल टू 1 किलो जूल। अब इस जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे, कितना होगा? तो उसके लिए हम लोग इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स 5 लाख बाई 1000। अब ये आ गया किलो जूल में, 3 0 से 3 0 खत्म, मतलब कि यहाँ पे आ गया 500 किलो जूल। और ये हमारा हो गया आंसर। एक अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 किलोमीटर, मतलब हाफ किलोमीटर आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन। मतलब यहाँ पे फोर्स है 250 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट है हाफ किलोमीटर, मतलब 0.5 किलोमीटर का। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करेंगे और इसका जो भी आंसर आएगा उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझ तक पहुंचाएंगे। बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग इसके अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके सामने अगला पार्ट जल्द से जल्द आ सके और आप उसे समय पर देख करके उसका फ़ायदा उठा सकें।